बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कागज़ी क़यामत। इमरान शरीफ, मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। पहला बाब। इमरान अपने नए फ्लैट के ड्राइंग रूम में एक आरामदेह सोफे पर बड़े मुतमईन अंदाज में बैठा एक खासी ज़ख़ीम किताब के मुताले में मसरूफ़ था। सारे ड्राइंग रूम में जगह जगह किताबें बिखरी नजर आ रही थीं। इमरान की दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल परेशान थे और कपड़े किसी बूढ़े के चेहरे की तरह सिलवटों से पुर थे। सुलेमान, अरे भाई सुलेमान, इमरान ने किताब से नजरें हटाए बगैर ही जोर से आवाज देते हुए कहा। जी फरमाइए। चंद लम्हों बाद सुलेमान की इंतहाई संजीदा आवाज सुनाई दी और इसका लहजा महसूस करते ही इमरान ने चौंक कर किताब से नजरें हटाईं और फिर इसकी नजरें दरवाजे में खड़े सुलेमान पर जम गईं, जो मुंह लटकाए खामोश खड़ा था। अबे, क्या हो गया है तुझे? क्यों मुंह लटकाए खड़ा है? इमरान ने सवाल किया। कोई बात नहीं साहब जी, आप बस किताबें पढ़ें। आपको इससे क्या मतलब कि दुनिया पर क्या गुजर रही है? सुलेमान ने इसी तरह मसमसे से लहजे में जवाब देते हुए कहा। आखिर दुनिया को क्या हुआ? क्या एटमी जंग शुरू हो गई है या फिर क़यामत आ गई है? इमरान ने झिंझिलाए हुए लहजे में पूछा। कुछ भी नहीं हुआ, बस आप किताबें पढ़ें, सुलेमान ने जवाब दिया। नहीं पढ़ता मैं किताबें। पहले बताओ कि तुम्हारे साथ क्या बीती है? किसने जूतियां मारी हैं? इमरान ने हाथ में पकड़ी हुई किताब मेज पर पटकते हुए कहा। अब आप जिद पर ही उतर आए हैं, तो सुनिए। पिछले एक हफ्ते से राशन खत्म हो चुका है। मैंने घर का खर्चा चलाने के लिए अपना तमाम बैंक बैलेंस खत्म कर दिया है। अपने तमाम कपड़े बेच डाले हैं। मंगनी की अंगूठी भी बिक गई है। और सुलेमान ने बड़े गुलूगी लहजे में जवाब दिया। और फिक्रे के आखिर में इसका गला रुंध गया और आंखों में नमी तैरने लगी। क्या कह रहे हो? अभी 10 दिन पहले तो मैंने तुम्हें 2000 रुपए दिए थे। इमरान ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। 10? यानी 1, 2, 3, 4 और 5, 6। सुलेमान ने 10 के लफ्ज पर इंतहाई जोर देने के बाद बाकायदा गिनती गिननी शुरू कर दी। बस बस, मुझे गिनती आती है, तुम आगे बात करो। इमरान ने इसकी बात काटते हुए कहा। जनाब, 2000 रुपए तो 2 दिन नहीं चलते। आपने कभी जाकर बाजार से कोई चीज खरीदी है? कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, सुलेमान ने वजाहत करते हुए कहा। तो करने दो बातें आसमान से, तुम्हारा क्या जाता है? तुम कोई आसमान के आशिक तो नहीं हो कि तुम्हें बुरा महसूस हो रहा है? इमरान ने झिंझिलाए हुए लहजे में कहा। करने दूं बातें? ठीक है, करें। बहरहाल मैं ये बता दूं कि अब 4-5 हजार में महीना नहीं गुजर सकता। 4-5 लाख रुपए महाना का बंदोबस्त करें तो काम चल सकता है, वरना नहीं। सुलेमान के लहजे में इस बार तलखी थी। 4-5 लाख रुपए से तुम महीना चलाओगे? गजब खुदा का! आखिर तुम ये नोटों का करते क्या हो? क्या इन्हें जला जलाकर चाय बनाते हो? इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब तो यूं समझिए कि एक प्याली चाय के लिए 100 रुपए का नोट जलाना पड़ता है। और आप हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से बस किताबें पढ़े जा रहे हैं और चाय पिए जा रहे हैं, सुलेमान ने कहा। सुलेमान, तुम्हारी जीन्स कब से तब्दील हुई है? अचानक इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट की लहरें उभर आईं। जीन्स? और मेरी तब्दील हुई है? क्या मतलब? सुलेमान ने चौंक कर पूछा। भाई, नकचढ़ी बीवी की तरह बातें जो करने लगे हो कि किस निकट्टू शौहर से पाला पड़ गया है, बस किताबें पढ़े जा रहा है और चाय पिए जा रहा है, ना कोई काम करता है ना धंधा। आखिर घर का खर्च कैसे चलेगा? इमरान ने नाक पर उंगली रखकर बाकायदा औरत की सी आवाज निकालते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा जनाब, सुलेमान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तो मैं कब मजाक कर रहा हूँ? ख्वाह मख्वाह सारे मूड का बेड़ा गर्क करके रख दिया। रकम की जरूरत थी तो कोर्ट की जेब से निकाल लेनी थी, इमरान ने झिंझिलाए हुए लहजे में जवाब दिया। वो भी निकाल चुका हूँ, सुलेमान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो सेफ से निकाल लेनी थी, चाबी तो तुम्हारे पास ही है, इमरान ने बड़ी बेनियाजी से कहा। सेफ भी खाली हो चुका है, सुलेमान ने इसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। तो क्या हुआ? बैंक में मेरे अकाउंट से निकलवा लेने थे। मैंने चेक बुक पर दस्तखत करके तुम्हें दिए हुए हैं, इमरान ने इस बार आंखें चौड़ी करते हुए कहा। अकाउंट खाली हो चुका है, सुलेमान ने इसी लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या कह रहे हो? यानी जेब में मौजूद 10,000 रुपए, सेफ में पड़े हुए 2 लाख रुपए और बैंक में मौजूद 10 लाख रुपए सब खत्म हो गए एक हफ्ते में? इस बार वाकई इमरान के चेहरे पर जलजले के से आसार उभर आए थे। बस आप किताबें पढ़ें और चाय पिएं। आपको इससे क्या मतलब कि दुनिया पर क्या गुजर रही है? सुलेमान ने जवाब दिया।
अगर ये हालात हैं तो बस पढ़ ली मैंने किताबें। मुझे पता होता कि एक हफ्ते का मुताला इतना महंगा पड़ेगा तो मैं जिंदगी भर ना पढ़ता किताबें। उठाओ इन सब किताबों को। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। चाय ले आऊं? सुलेमान ने जल्दी से किताबें समेटते हुए कहा। कहाँ से ले आओगे? पहले मैं कुछ कमा के तो लाऊं। इमरान ने बुझे बुझे लहजे में कहा। अभी इतनी भी नौबत नहीं आई कि सुलेमान एक चाय भी ना बना सके। सुलेमान ने किताबें उठाकर जाते हुए कहा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और इमरान एक तवील सांस लेकर दोबारा सोफे पर बैठ गया। उसे मालूम था कि ये सारा चक्कर सुलेमान ने इसलिए चलाया है कि इसका किताबें पढ़ना बंद करा सके। वो पिछले एक हफ्ते से मुसलसल चाय बना बनाकर तंग आ चुका था। फिर इससे पहले कि सुलेमान चाय का कप ले आता, पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी जोर से बज उठी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया। यस, कलाशो मुफलिस अली इमरान स्पीकिंग। इमरान ने रिसीवर उठाते ही हाँक लगाते हुए कहा। सफदर बोल रहा हूँ जनाब। आप कब से कलाशो मुफलिस हो गए हैं? दूसरी तरफ से सफदर की आवाज सुनाई दी। जब से किताबें पढ़ना शुरू की हैं। अब मुझे क्या पता था कि लोग किताबें पढ़ने से मुफलिस हो जाते हैं। इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, एक ही खजाना एक वक्त में मिल सकता है, चाहे आप इल्म का खजाना ले लें या फिर नोटों वाला खजाना। सफदर ने हंसते हुए कहा। मगर भाई, इल्म के खजाने से सुलेमान जैसे बावर्ची का गुजारा नहीं हो सकता। आज इसने अल्टीमेटम दे दिया है कि कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। अब भला तुम खुद उसे समझाओ कि आखिर बातें करने में क्या हर्ज है। करने दो बातें, इमरान ने कहा। सुलेमान दुरुस्त कह रहे हैं इमरान साहब, वाकई महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। सफदर ने संजीदा होते हुए जवाब दिया। बढ़ने दो यार, मुल्क में आबादी के अलावा कोई और चीज भी तो बढ़े। बस आबादी ही बढ़ी चली जा रही है, इमरान ने फलसफा झाड़ते हुए कहा। ठीक है जनाब, हम भला इसे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? मैंने तो आपको टेलीफोन इसलिए किया था कि आज मिस जूलिया की सालगिरह है। आप आ रहे हैं ना? सफदर ने हंसते हुए जवाब दिया। सालगिरह? और जूलिया की? ये कैसे हो सकता है? इमरान ने चौंक कर पूछा। क्यों? जूलिया की सालगिरह क्यों नहीं हो सकती? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। यार, तुम भी अकल से पैदल होते जा रहे हो। शायद अकल की कार में पेट्रोल खत्म हो गया होगा। औरतों की आखिरी सालगिरह 16वीं सालगिरह होती है। इसके बाद 9 की उम्र बढ़ती है और ना सालगिरह होती है। और जहां तक मुझे याद है जूलिया पिछले 10 साल से 16वीं सालगिरह मना रही है, इमरान ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है। बहरहाल, ये भी 16वीं सालगिरह है, सफदर ने कहकर लगाते हुए जवाब दिया। तब ठीक है, मुझे जूलिया ने फोन तो किया था, मगर मैं तो इस वक्त मुफलिस होने में मसरूफ था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या प्रोग्राम है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आज शाम 7 बजे होटल मेट्रोपोल में तमाम मेंबर्स वहां इकट्ठे होंगे, सफदर ने प्रोग्राम बताते हुए कहा। वो तुम्हारा चूहा भी आएगा? इमरान ने बड़े राजदाराना लहजे में कहा। काश अगर वो आ सकता तो शायद जूलिया 16वीं की बजाय 15वीं सालगिरह मनाने का ऐलान कर देती, सफदर ने हंसते हुए कहा। चलो ठीक है, ना ही आए तो अच्छा है। अगर इसे जूलिया की 2-3 सालगिरहों में शिरकत कर ली तो हमें जूलिया को बेटी कहकर पुकारना पड़ेगा, और फिर और चाहे कुछ हो ना हो, तन्वीर को खुदकुशी करनी पड़ जाएगी, इमरान ने जवाब दिया और सफदर बे इख्तियार कह कहा मारकर हंस पड़ा। फिर आप आ रहे हैं ना? सफदर ने पूछा। यकीनन आऊंगा, मगर यार सफदर, मैं तो मुफलिस और कलाश हो चुका हूँ। सालगिरह का तोहफा कहाँ से लेकर आऊंगा? इमरान ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा। आपको शायद याद नहीं रहा कि मिस जूलिया ने तोहफे ले आने से सख्ती से ममानियत कर रखी है, सफदर ने जवाब दिया। चलो ये भी अच्छा हुआ, मुफलिसी का भरम रह गया, इमरान ने इत्मीनान की एक तवील सांस लेते हुए कहा। याद रखिएगा, प्रोग्राम शाम को 7 बजे में होटल मेट्रोपोल। खुदा हाफिज। दूसरी तरफ से सफदर ने एक बार फिर याद दहानी कराते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इसके जहन में एक नई शरारत की खिचड़ी पक रही थी। सुलेमान ने इस दौरान चाय की प्याली लाकर मेज पर रख दी। इमरान कुछ देर बैठा सोचता रहा, फिर उसे रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। X2 राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से मखसूस आवाज गूंजी। जाहिर है ब्लैक जीरो बात कर रहा था। इमरान बोल रहा हूँ भाई, काले जीरो। सुनाओ क्या हो रहा है? इमरान ने चहकते हुए पूछा। ओह इमरान साहब, बस गुजर रही है। आजकल फरागत ही फरागत है, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने असल आवाज में जवाब देते हुए कहा। यार, आज होटल मेट्रोपोल में जूलिया की सालगिरह पार्टी है, क्या ख्याल है? शिरकत करोगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कैसे शरीक हो सकता हूँ इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने उलझे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्यों नहीं शरीक हो सकते? जरूरी है कि तुम नकाब लगाकर शरीक हो? बस तुम मेरे फ्लैट में आ जाना, मैं तुम्हें एक दोस्त के तौर पर ले जाऊंगा, इमरान ने जवाब दिया।
नहीं इमरान साहब, इस तरह सब तकल्लुफ में पड़ जाएंगे, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। मैं इन्हें पढ़ने देता हूँ तकल्लुफ में, बस तुम तैयारी करो। इमरान ने फैसलाकुन लहजे में कहा। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें, मैं 6:30 बजे आपके फ्लैट पर पहुंच जाऊंगा, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। और इमरान ने रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो कोई दिलचस्प शरारत का मूड बनाए बैठा है। स्याह रंग की शेवरलेट कार खासी तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई शहर को पीछे छोड़ती चली जा रही थी। इसका रुख मजाफात की तरफ था। स्टीयरिंग पर एक खूबसूरत सा नौजवान मौजूद था, जबकि इसके साथ बुलडॉग की शक्ल वाला उधेड़ उम्र आदमी बड़े बारोब तरीके से गर्दन अकड़ाए बैठा था। और पिछली नशिस्त पर दो अफराद मौजूद थे, जिनके चेहरों पर मौजूद जख्मों के आड़े तिरछे निशानात इस बात की साफ चुगली खा रहे थे कि इनकी तमाम जिंदगी लड़ाई भड़ाई में ही गुजरी है। वो सब खामोश बैठे बस आगे सड़क को देखे जा रहे थे, और कार खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ ही चली जा रही थी। अब शहर जैसी हंगामा की ट्रैफिक खत्म हो चुकी थी और इक्का दुक्का कारें ही आ जा रही थीं। ये सड़क शहर के मजाफात में वाकई न्यू कॉलोनी तक जाती थी। ये कॉलोनी चंद साल कबल हुकूमत ने बसाई थी, और न्यू कॉलोनी अपनी जगह एक पूरा शहर था, जहां शहर जैसी हर सहूलत मौजूद थी। मेरा ख्याल है आज हेडक्वार्टर से ऑपरेशन के अहकामात मिलने वाले हैं। नौजवान ने कदरे मौदबाना अंदाज में बात करते हुए खामोशी को तोड़ा। तारिक, खुली जगह पर किसी किस्म के तबसरे से ग्रेस किया करो, बुलडॉग की शक्ल वाले ने इंतहाई करख्त लहजे में उसे भड़कते हुए कहा। और नौजवान ने दांत भींच लिए। कार में एक बार फिर खामोशी छा गई। सिर्फ कार के इंजन की नफीस आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद कार न्यू कॉलोनी में दाखिल हो गई और फिर मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई कॉलोनी के ए ब्लॉक में दाखिल हो गई, जहां बड़ी बड़ी वसीओ अरीज कोठियां मौजूद थीं। एक नई तामीर शुदा कोठी के गेट पर नौजवान ने कार मोड़कर रोक दी और फिर मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजाया। फाटक की जेली खिड़की खुली और एक लंबा तड़ंगा नौजवान गेट से बाहर निकल आया। वो तेज से कदम उठाता ड्राइवर के करीब आया। किससे मिलना है? आने वाले ने इंतहाई करख्त लहजे में पूछा। आज हम अपने आप से मिलने निकले हैं, नौजवान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। कोड, इस बार आने वाले का लहजा कदरे नरम था। पेपर मास्टर्स, ड्राइवर ने जवाब दिया। कार में कौन कौन है? आने वाले ने कार के अंदर नजर दौड़ाते हुए पूछा। नंबर 1, 2, 4, ड्राइवर ने जवाब दिया। ओके, आने वाले ने इस बार इंतहाई मौदबाना लहजे में जवाब दिया और फिर मुड़कर तेजी से जीली खिड़की पार करके फाटक के अंदर गायब हो गया। चंद लम्हों बाद फाटक बे आवाज अंदाज में खुलता चला गया और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। वसीओ अरीज लॉन के दरमियान मौजूद सुर्ख बजरी की सड़क पर दौड़ती हुई कार इमारत के सामने बड़े से पोर्च में जाकर रुक गई। पोर्च के करीब 4 मुसल्लह अफराद बड़े चाको चौबंद अंदाज में खड़े थे। कार के रुकते ही वो तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने हाथों में पकड़ी हुई स्टेन करें सीधी कर ली। इनके चेहरों पर बेपनाह संजीदगी थी। कार रुकते ही दरवाजे खुले और कार में सवार चारों अफराद बाहर आ गए। कोड, एक मुसल्लह शख्स ने करख्त लहजे में कहा। पेपर मास्टर्स, इस बार भी नौजवान ने जवाब दिया। मेकअप रूम में चलें, इसी मुसल्लह शख्स ने बदस्तूर करख्त लहजे में कहा, और वो चारों खामोशी से आगे बढ़कर बरामदे में पहुंच गए। वो चारों स्टेन गने उठाए बड़े चौकन्ने अंदाज में इनके पीछे चल रहे थे। इनका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी दुश्मन को कवर करके अंदर ले जा रहे हों। बरामदे के कोने में मौजूद एक दरवाजे के करीब जाकर कार से उतरने वाले चारों अफराद रुक गए और फिर नौजवान ने आगे बढ़कर दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया और सबसे पहले नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे बाकी 3 भी अंदर दाखिल हो गए और मुसल्लह अफराद में से 2 बाहर ही रुक गए, जबकि 2 अफराद इनके पीछे अंदर दाखिल हो गए। ये एक काफी वसी कमरा था, जिसकी शुमाली दीवार के साथ 5 बड़ी बड़ी मशीनें फिट थीं। इन मशीनों के आगे प्लास्टिक के बड़े बड़े कैंटोप लटके हुए थे। इन चारों ने वो कैंटोप खींचकर अपने चेहरों पर चढ़ा लिए और फिर मशीनों के बटन ऑन कर दिए गए। मशीनों पर मौजूद छोटे छोटे बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे और फिर इनके ऊपर सब्ज रंग की प्लेट रोशन हो गई, जिस पर नो मेकअप के अल्फाज नुमाया थे। इसके साथ ही मशीनें खुद ब खुद बंद हो गईं और इन चारों ने वो कैंटोप उतार दिए। थैंक यू सर, मुसल्लह अफराद ने इस बार इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा और फिर वो मुड़कर तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। इनके बाहर जाते ही वो बुलडॉग की शक्ल वाला तेजी से कमरे के जनूबी कोने में बढ़ा और फिर इसने दीवार के एक मखसूस हिस्से पर
हाथ रखकर इसे दबाया तो दीवार दरमियान से फटती चली गई और वो आगे बढ़ गया। बाकी तीनों भी इसके पीछे चलते हुए वो दीवार पार कर गए। दूसरी तरफ सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। वो सीढ़ियां उतरते चले गए। सीढ़ियों का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ जो इनके आखिरी सीढ़ी पर पैर रखते ही खुद ब खुद खुलता चला गया और अब वो एक तवील राहदारी में थे जिसमें दोनों तरफ कमरों के दरवाजे मौजूद थे। वो तेजी से कदम उठाते राहदारी पार करते चले गए। राहदारी के आखिर में एक बड़ा सा दरवाजा था। वो चारों इस दरवाजे के सामने जाकर रुक गए। बुलडॉग की शक्ल वाले ने अपना दायां हाथ दरवाजे पर खोल कर रखा और फिर उसे आहिस्ता से दबा दिया। चंद लम्हों तक वो हाथ रखे खड़ा रहा। फिर दरवाजे के ऊपर लगा हुआ बल्ब जल उठा और इसके साथ ही दरवाजा खुलता चला गया और वो चारों कमरे में दाखिल हो गए। कमरे के दरमियान में एक बड़ी सी मेज मौजूद थी जिसके गिर्द 4 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। वो चारों इन कुर्सियों पर इत्मीनान से बैठ गए। बुलडॉग की शक्ल वाले ने मेज के कोने का एक मखसूस हिस्सा दबाया तो मेज की सतह दरमियान से खुलती चली गई और इसमें से एक काफी बड़े साइज का ट्रांसमीटर उभर कर बाहर आ गया। ट्रांसमीटर इंतहाई जदीद अंदाज का था। अभी 2 मिनट बाकी रहते हैं, नौजवान ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखते हुए कहा। दूसरों ने कोई जवाब ना दिया और फिर 2 मिनट तक कमरे में मुकम्मल खामोशी तारी रही। फिर अचानक ट्रांसमीटर का एक बल्ब खुद ब खुद जल उठा। चंद लम्हे जलने बुझने के बाद वो खुद ब खुद बुझ गया और इसके साथ मौजूद दूसरा बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। बुलडॉग की शक्ल वाले ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का एक बटन ऑन कर दिया और ट्रांसमीटर से जां जां की आवाज निकलने लगी। यूं लग रहा था जैसे समुद्र की मौजें किनारों से सर पटक रही हों। चंद लम्हों बाद एक करख्त आवाज ट्रांसमीटर पर गूंजी। हेलो, कॉलिंग हेडक्वार्टर, शनाख्त कराओ, ओवर। बोलने वाले का लहजा बेहद करख्त था। पाकिशिया पॉइंट नंबर 1, 2, 4 हाजिर हैं, ओवर। बुलडॉग की शक्ल वाले ने मौद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। कोड, ओवर। दूसरी तरफ से इसी लहजे में कहा गया। पेपर मास्टर्स, ओवर। बुलडॉग की शक्ल वाले ने, जो यकीनन नंबर 1 था, जवाब देते हुए कहा। ओके, रिपोर्ट दो, ओवर। इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में इत्मीनान की झलकियां नुमाया थी। तमाम पॉइंट्स पर काम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ डिलीवरी का इंतजार है, ओवर। नंबर 1 ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। तफसीली रिपोर्ट दो, ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में यकदम करख्तगी उभर आई। यस बॉस, स्टेट बैंक के कैश डिपार्टमेंट में करेंसी की तब्दीली के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ 4 बड़े कमर्शियल बैंक हैं, वहाँ भी करेंसी की तब्दीली के इंतजामात कर लिए गए हैं, ओवर। नंबर 1 ने जवाब दिया। क्या करेंसी के नंबर्स की लिस्टें मुहैया हो गई हैं, ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया। जी हाँ, वो लिस्टें आज ही माइक्रोफिल्म की सूरत में नंबर 2 ऑफिस में भिजवा दी गई हैं, ओवर। नंबर 1 ने जवाब दिया। ओके, डिलीवरी जल्दी ही हो जाएगी। इस सिलसिले में तफसीली हिदायत डिलीवरी के साथ ही मिल जाएंगी, ओवर। दूसरी तरफ से मुतमईन लहजे में जवाब दिया गया। बेहतर जनाब, डिलीवरी मिलते ही हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे, ओवर। नंबर 1 ने जवाब दिया। ओके, तमाम काम होशियारी से होना चाहिए, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। बेहतर जनाब, ओवर। नंबर 1 ने जवाब दिया। नंबर 2, तुम रिपोर्ट दो, ओवर। इस बार नंबर 2 से मुखातिब होकर कहा गया। बॉस, पुलिस और इंटेलिजेंस को खरीद लिया गया है, वो किसी भी तरह ऑपरेशन में रुकावट नहीं बनेंगे, ओवर। नौजवान ने, जो नंबर 2 था, जवाब दिया। नंबर 3 और 4 तुम्हारी क्या रिपोर्ट है, ओवर। इस बार खिताब बाकी 2 अफराद से था। बॉस, शहर के चीदा चीदा जुराइम पेशा उस्तादों को ऑपरेशन के लिए तैयार कर लिया गया है, ओवर। नंबर 3 ने जवाब दिया। ओके, इसका मतलब है कि तमाम इंतजामात इत्मीनान बख्श हैं, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। यस बॉस, ओवर। नंबर 1 ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ हो गया। नंबर 1 ने मेज का मखसूस कोना दबाया तो ट्रांसमीटर मेज के अंदर गायब हो गया और मेज की सतह बराबर हो गई और वो चारों उठ खड़े हुए। उनका रुख अब बैरूनी दरवाजे की तरफ था। होटल मेट्रोपोल के खूबसूरत लॉन के एक कोने में एक बड़ी सी मेज पर खाने का अनवाउ अकसाम का सामान सजा हुआ था। मेज के दरमियान में एक बड़ा सा केक मौजूद था जिस पर छोटी मोमबत्तियों की कतारें गोल दायरे में लगी हुई थीं। मेज से जरा हटकर दायरे की सूरत में 8 कुर्सियां पड़ी हुई थीं, जिनमें से 7 कुर्सियों पर इस वक्त सीक्रेट सर्विस के मेंबरान मौजूद थे, जबकि एक कुर्सी खाली थी। सीक्रेट सर्विस के सब मेंबरान सफदर, शकील, चौहान, तनवीर, सिद्दीकी, नौमानी और जूलिया वहां मौजूद थे।
जूलिया ने बड़ा खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ था, जबकि बाकी सब मेंबरान खूबसूरत और कीमती सूटों में मलबूस थे। वो सब कोक पीने के साथ साथ आपस में गुफ्तगू में मसरूफ थे। इमरान अभी तक नहीं पहुंचा। सफदर ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नजरें डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हम ख्वामख्वाह इमरान का इंतजार कर रहे हैं। वो मस्खरा न जाने इस वक्त कौन से सर्कस में जोकरी कर रहा होगा। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तनवीर, इस बात का ख्याल रखो कि ये खुशी की महफिल है। यहाँ बदमजगी नहीं पैदा होनी चाहिए। जूलिया ने कदरे सख्त लहजे में तनवीर को झाड़ते हुए कहा, ओहो, भला मैंने कौन सी गलत बात कह दी है? वो है ही मस्खरा। ख्वामख्वाह आप लोगों ने उसे अहमियत दे रखी है। तनवीर ने भी तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा, वैसे एक बात है, अगर एक्स2 भी इस महफिल में शरीक होता तो लुत्फ आ जाता। कैप्टन शकील ने शायद मौजू बदलने की खातिर बात करते हुए कहा, खाक लुत्फ आ जाता। सारे स्कूल के बच्चों की तरह मुअद्दब बैठे होते और यूं लगता जैसे हम किसी सरकारी मीटिंग में मसरूफ हों। तनवीर ने जवाब दिया, हाँ ये तो है। एक्स2 रख रखाव के मामले में बेहद सख्त है। मजाल है किसी से जरा बराबर भी बेतकल्लुफ हो जाए। नौमानी ने कहा, बेतकल्लुफ होने के लिए इमरान किसी से कम है। वो एक्स2 की कमी पूरी कर देता है। चौहान ने हंसते हुए कहा। फिर से पहले कि कोई चौहान की बात पर तबसरा करता, अचानक इनकी नजर सामने से आते हुए इमरान पर पड़ी, जो अपने मखसूस टेक्निकल लिबास में मलबूस बड़े मुतमईन अंदाज में चला आ रहा था। इमरान आ गया, जूलिया ने खुशी से उछलते हुए कहा, और इसके इस मुसरत से भरपूर अंदाज पर तनवीर का मुंह बन गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान ने करीब आकर बाकायदा खुशू खुजू से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सबने बैक जबान होकर जवाब दिया। भाई जूलिया, तुम्हारी सालगिरह में शामिल होकर मुझे वाकई बेहद खुशी हुई है। यूं लग रहा है जैसे तुम्हारी उम्र की सालगिरह ना हो, बल्कि शादी की सालगिरह हो। इमरान ने कुर्सी संभालते हुए कहा और सब बेख्तियार कह कहा मारकर हंस पड़े। शट अप, मुझे बेहुदा मजाक पसंद नहीं है, जूलिया ने मस्तूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा। अच्छा चलो ये बताओ कि मजाक से हटकर तुम्हें और कौन कौन सी बेहुदा चीजें पसंद हैं? इमरान ने कहा और जूलिया तो कटकर रह गई। अलबत्ता बाकी सब लोग सिवाय तनवीर के एक बार फिर बेख्तियार हंस पड़े। तुम्हें तमीज है किसी महफिल में शरीक होने की? आ जाते हैं मुंह उठाकर। तनवीर से रहा ना गया तो वो उबल पड़ा। अरे अरे, तुम्हें क्या हो गया? मैं तो जूलिया की शादी की सालगिरह की बात की थी। तुम्हारे हाथ पर तो शादी की लकीर ही नहीं है, इमरान ने पलटकर जवाब दिया। मैं कहता हूँ खामोश रहो, मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करता। तनवीर गुस्से से बड़बड़ाता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बैठो तनवीर, गुस्सा मत दिखाओ। उठो जूलिया, तुम केक काटो, यहाँ झगड़ा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सफदर ने बीच बचाव कराने की खातिर कहा और इसके साथ ही सब कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। अब वो मेज के गिर्द फैलते जा रहे थे। सफदर ने जेब से माचिस निकाली ताकि केक पर लगी हुई मोमबत्तियों को जलाए कि अचानक एक नौजवान तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ आता दिखाई दिया। इमरान ने नौजवान को आते देखकर दिल ही दिल में जिंदाबाद का नारा लगाया, क्योंकि आने वाला जो ब्लैक जीरो था बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचा था और अब जो कुछ होना था वो इमरान के प्रोग्राम के ऐन मुताबिक था। नौजवान को अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो सब सीधे हो गए। इन सब की नजर इस नौजवान पर जम गई, जो बड़े बावकार अंदाज में चलता हुआ इनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। माफ कीजिए, नौजवान ने जो ब्लैक जीरो था करीब आकर बड़े संजीदा और बावकार लहजे में कहा। माफ किया, इमरान ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा। आप शायद मिस जूलियाना फिट्जवाटर हैं। ब्लैक जीरो ने इमरान की तरफ तवज्जो दिए बगैर जूलिया से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मेरा नाम जूलियाना है, फरमाइए। जूलिया ने हैरत भरे लहजे में जवाब दिया। मेरा ताल्लुक स्पेशल ब्रांच से है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है। ब्लैक जीरो ने जेब से एक सुनहरे रंग का खूबसूरत कार्ड निकालकर जूलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आपका ताल्लुक ब्रांच की बजाय मेन लाइन से भी होता तब भी क्या फर्क पड़ता? इमरान ने सर हिलाते हुए बड़े फलसफियाना लहजे में कहा। प्लीज आप खामोश रहें, ये सरकारी काम है और सरकारी काम में बेजा मदाखलत जुर्म है। ब्लैक जीरो ने इंतहाई सख्त लहजे में इमरान को झाड़ते हुए कहा। अच्छा अच्छा, आप सरकारी काम कर रहे हैं, मैं समझा था कि आप पैरकारी काम कर रहे हैं, इमरान ने जवाब दिया। मैंने देख लिया है कार्ड, फरमाइए, जूलिया ने इंतहाई नागवार से लहजे में ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा। दरअसल उसे इस वक्त इसका टपकना इंतहाई बुरा लगा था। मेरे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट हैं, ब्लैक जीरो ने इस बड़े संजीदा लहजे में कहा, और इसके ये अल्फाज किसी बम की तरह पूरी महफिल पर फटे। सब लोगों की आंखें फटती चली गईं। ऐसी कोई बात तो शायद इनके वहमो गुमान में भी ना थी। अलबत्ता इमरान मुतमईन अंदाज में खड़ा था। मम मेरी गिरफ्तारी के वारंट? ये आप क्या कह रहे हैं?
जूलिया ने हिकलाते हुए कहा। इसका चेहरा यकदम जर्द पड़ गया था। हाँ मिस जूलियाना, मुझे अफसोस है कि मैंने आपकी महफिल में मदाखलत की, मगर ये मेरा फर्ज है। आप अपने आप को हिरासत में समझें और मेरे साथ चलें। ब्लैक जीरो ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मगर आप मिस जूलियाना को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? सफदर ने कदरे तेज लहजे में पूछा। मिस्टर, ये टॉप सीक्रेट है। बहरहाल, इतना अर्ज कर दूं कि गद्दारी के इल्जाम में इनकी गिरफ्तारी मतलूब है। ब्लैक जीरो ने भी जवाब में तल्ख लहजा इख्तियार करते हुए कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपकी इज्जत कर रहे हैं और आप ख्वामोख्वाज सर पर चढ़ रहे हैं। तनवीर इस बार फट पड़ा। शट अप! आप सरकारी काम में मदाखलत कर रहे हैं। मैं आपको इस जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ। चलिए मिस जूलियाना। ब्लैक जीरो ने इस बार गुस्से से भड़कते हुए कहा। आप जानते हैं ये कौन है? बड़े आए स्पेशल ब्रांच के। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर भुरकस निकाल दूंगा। इस बार वाकई तनवीर का गुस्सा उरूज पर पहुंच गया, इसलिए इसने फिक्रे के आखिर तक पहुंचते पहुंचते रस्मी आदाब से भी पीछा छुड़ा लिया। आप मेरे साथ चलती हैं मिस जुलियाना, या फिर मैं टेलीफोन करके पुलिस मंगवाऊं और आपको हथकड़ियां डालकर यहाँ से ले जाऊं? ब्लैक ने इंतहाई सख्त लहजे में जूलिया से मुखातिब होकर कहा। जी मैं चलती हूँ, जूलिया ने इंतहाई कमजोर लहजे में कहा। वो शायद हथकड़ियों के तस्वुर से ही खौफजदा हो गई थी। जनाब, सरकारी काम वाले साहब, अगर आप नाराज ना हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? अचानक इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। जी, आप ही फरमाइए, ब्लैक जीरो ने गुस्सीले अंदाज में कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिस जूलिया की गिरफ्तारी कुछ लम्हों के लिए मुलतवी कर दें, ताकि मिस जूलिया अपनी सालगिरह का केक काट लें और हम हैप्पी बर्थडे कहकर तालियां बजा सकें? इसके बाद आपको इजाजत होगी कि आप बेशक सरकारी काम करें। इमरान ने बड़ी आजिजाना लहजे में कहा। मुझे अफसोस है जनाब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हेडक्वार्टर को इनकी फौरी गिरफ्तारी मतलूब है, ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, आपकी मर्जी, इमरान ने मायूस होकर पीछे हटते हुए कहा। और इमरान के इस अंदाज पर जूलिया समेत सबके चेहरे लटक गए, क्योंकि इन्हें तवक्का थी कि इमरान कुछ ना कुछ काम जरूर दिखाएगा। मसला ये भी था कि वो अपनी शनाख्त ना करा सकते थे। चलिए मिस जूलियाना, ब्लैक जीरो ने सख्त लहजे में कहा। चलिए, जूलिया ने मुर्दा से लहजे में कहा। मगर एन इसी लम्हे बेरा हाथ में टेलीफोन सेट उठाए वहां नमदार हुआ। मिस जूलियाना, आपका टेलीफोन है, बेर ने जूलिया की तरफ रिसीवर बढ़ाते हुए कहा। टेलीफोन सेट इसने मेज पर रख दिया था। मेरा फोन, जूलिया ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर रिसीवर कान से लगा लिया। एक्स टू स्पीकिंग, दूसरी तरफ से एक्स टू की मखसूस आवाज सुनाई दी। जनाब, मैं जूलिया बोल रही हूँ। यहाँ होटल मेट्रोपोल में हम सालगिरह मना रहे थे कि कोई साहब आए हैं। वो स्पेशल ब्रांच का कार्ड रखते हैं, वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। जूलिया ने एक ही सांस में पूरी तफसील बताते हुए कहा। उसे फोन दो, दूसरी तरफ से एक्स टू की आवाज सुनाई दी और जूलिया ने एक झटके से रिसीवर करीब खड़े ब्लैक जीरो की तरफ बढ़ा दिया। कौन है? ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए पूछा। आप सुनिए तो सही, जूलिया ने कहा। जी फरमाइए, ब्लैक जीरो ने कदरे सख्त लहजे में कहा। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस, एक्सो स्पीकिंग, दूसरी तरफ से आने वाली करख्त आवाज इतनी ऊंची थी कि जूलिया के साथ साथ दूसरे मेंबरान ने भी सुन ली। जी फरमाइए, इस बार ब्लैक जीरो के लहजे में बेपनाह बुखलाहट थी और इसकी इस बुखलाहट ने जूलिया के साथ साथ बाकी मेंबर्स का भी सीरों खून बढ़ा दिया। ये क्या तमाशा है? आप मिस जूलियाना को गिरफ्तार करने क्यों आए हैं? एक्सो ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। जनाब, हेडक्वार्टर, ब्लैक जीरो ने बौखलाए हुए अंदाज में कुछ कहना चाहा। शट अप! मैं तुम्हें तुम्हारी स्पेशल ब्रांच समेत इसी वक्त मअतल करता हूँ। नॉनसेंस! एक्स2 का लहजा इंतहाई गरजदार था। जनाब, माफी चाहता हूँ, मैं तो इस बार ब्लैक जीरो की बौखलाहट उरूज पर थी। फौरन मिस जुलियाना से माफी मांगो और फोन उसे दो, एक्स2 ने जवाब दिया। और ब्लैक जीरो ने फोन मिस जूलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं माफी चाहता हूँ मिस जूलियाना। ब्लैक जीरो के लहजे में बेपनाह शिकस्त के आसार थे। जूलिया, तुम भी इसे माफ कर दो। मैं इनकी ब्रांच को एहकाम दे दूंगा। ऐसा शायद किसी गलत फहमी की बिना पर हुआ है। एक्स2 ने इस बार नरम लहजे में कहा। बेहतर जनाब, आपकी मेहरबानी। जूलिया से फिक्रा मुकम्मल ना हो सका और लहजा गिलोगीर हो गया। कोई बात नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। बहरहाल, मैंने तुम्हें सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया था। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो, एक्सू ने बड़े नरम लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अब जाओ भी सही मिस्टर, ख्वामख्वाह रंग में भंग डाल दिया, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे नहीं तनवीर, इतनी बेमुरवती भी अच्छी नहीं। बेचारे सरकारी काम वाले आदमी हैं, ये भी हैप्पी बर्थडे कह देंगे तो कम से कम एक मुबारकबाद का इजाफा हो जाएगा। इमरान ने आगे बढ़कर ब्लैक जीरो का हाथ पकड़ते हुए कहा।
हाँ हाँ, आप भी मेरी खुशी में शरीक हों, जूलिया ने खुले दिल से कहा। और फिर वो मेज की तरफ पड़ गए। सफदर ने मोमबत्तियां जलाईं और फिर जूलिया ने फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझाईं और केक काटा। इसके साथ ही सबने तालियां बजा बजा कर हैप्पी बर्थडे का नारा लगाया और जूलिया ने खुशी के मारे सबको झुक झुक कर सलाम करने और शुक्रिया अदा करने में मसरूफ हो गई। फिर खाने का दौर चला और ब्लैक जीरो ने भी हल्का सा खाना खाया और फिर मिस जूलिया को मुबारकबाद देकर मरे मरे कदम उठाता वापस चला गया। इसके जाने के बाद एक जोरदार कहकहा पड़ा। वाह भाई वाह, बॉस हो तो ऐसा, मजा आ गया, नौमानी ने इसके जाते ही कहा। हाँ, आज अगर बॉस बर वक्त फोन ना करता तो मैं सदमे से ही मर जाती, जूलिया ने कहा। इसकी आंखें चमक रही थी। यार, ये चूहा ऐन वक्त पर टपक पड़ा। अब देखो, अच्छा भला सस्पेंस से भरपूर ड्रामा था कि इसने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। इमरान ने हाँक लगाई। हाँ, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई थी और तुम्हें मजा आ रहा था, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर को भी गिरफ्तार करने वाला कोई पैदा हुआ। हुआ मखवा, सारे मोहल्ले में अकड़ते फिरते हैं, इमरान ने जवाब दिया। गलत नहीं है करते, देखा बॉस का नाम सुनते ही इसकी क्या हालत हो गई थी। यूं लगता था जैसे इसके जिस्म से जान ही निकल गई हो। इस बार तनवीर बोल पड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, और चाहे कुछ हुआ या ना हुआ, कम से कम इस सारे ड्रामे का ये फायदा तो हुआ कि तनवीर पर भी इस चूहे ने अपना रोब जमा ही लिया, इमरान ने हंसते हुए कहा। तुम बार बार चूहा कहकर बॉस का मजाक उड़ा रहे हो। अगर अब तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया कि सालगिरह के बाद तुम भी बालिग हो गई हो। भाई तनवीर, मुबारक हो, इमरान ने कहा और फिर जूलिया के हैंड बैग से बचने के लिए इसे झुकाई दी और फिर वहां से भागता चला गया। अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो जूलिया का फेंका हुआ हैंड बैग इसके सर पर पड़ता। इमरान के जाने के बाद जूलिया ने खिफ्फत भरे अंदाज में आगे बढ़कर हैंड बैग उठाया और फिर कुर्सी पर आ बैठी। अब पूरी महफिल का मौजू एक्सट्रू ही बना हुआ था। वो सब एक्सट्रू पर फख्र कर रहे थे कि इस जैसा बॉस शायद ही किसी को नसीब हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।